नमस्कार प्यारे साथियों, दीप इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डीसी मशीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। डीसी मशीन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स का क्या कार्य है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये मशीन क्या होता है। तो जब भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में एक बात, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न उठता है कि ये मशीन क्या चीज़ है ना। ये मशीन क्या चीज़ है? तो ये मशीन क्या है? ये एक ऐसा युक्ति है जिसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, और यदि हम लोग इसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। अर्थात मशीन एक ऐसा युक्ति है कि ये एक मैकेनिकल कार्य को पूरा करता है। जैसे कि हम लोग घरों में देखे होंगे, हम लोगों के घरों में वाटर पंप है, हम लोगों के सभी के घर में आजकल वाटर पंप है। तो वाटर पंप में क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जो विद्युत देते हैं वो विद्युत क्या है, एक प्रकार का उसके लिए एनर्जी है ना। तो वो विद्युत जो देते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और हम लोगों को पंप के ज़रिए पानी प्राप्त होता है, तो जो पानी प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग शादी विवाह के माहौल में, शादी विवाह के समारोह में हम लोग देखे होंगे, आसपास के घर के आसपास सभी के शादी विवाह होते हैं, तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि लाइटिंग के लिए जो कार्य किया जाता है तो उसमें भी एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसके ज़रिए से हम लोगों को बिजली प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का मशीन है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, माफ़ करेंगे, उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे देते हैं? तो प्राइम मूवर के द्वारा हम लोग उसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये मशीन कितने प्रकार के होते हैं, मशीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली हमारे पास मशीन के दो प्रकार होते हैं, एक डीसी और दूसरा एसी। ठीक है, तो हम लोग एसी के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, एसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वैसे एसी हम लोगों के पास भी दो प्रकार के होते हैं, एक अल्टरनेटर और एक मोटर। ठीक है, और वैसे ही हम लोगों के पास डीसी मशीन जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक जनरेटर और एक मोटर। ठीक है, तो हम लोग अभी इस क्लास में डीसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डीसी मशीन क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि डीसी मशीन क्या होता है। तो ये जो डीसी मशीन होता है ये एक ऐसा मशीन है कि इसमें इनपुट हम लोग डीसी दे सकते हैं और आउटपुट भी हम लोग डीसी ही लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इनपुट के रूप में डीसी देते हैं और आउटपुट के रूप में भी डीसी लेते हैं। यानी कि इस मशीन में अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा दें तो हम लोगों को ये डीसी ऊर्जा प्रदान करेगा, डीसी विद्युत प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही अगर हम लोग इसमें डीसी विद्युत धारा दें तो हम लोगों को ये यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डीसी मशीन उसे कहते हैं जिसे हर हाल में ये डीसी से संबंधित रहता है। जिस भी मशीन में यदि हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में डीसी विद्युत ऊर्जा देता है तो उस मशीन को हम लोग जनरेटर कहते हैं। और जिस भी मशीन में डीसी विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में कुछ देखेंगे। तो इसके
मुख्यतः हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स हमारे पास क्या होता है, एक स्टेटर होता है। सबसे पहला पार्ट्स हमारे पास क्या होता है, एक स्टेटर होता है। ठीक है, तो स्टेटर का कार्य क्या है होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में हमें मदद करता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्मेचर, है ना। दूसरा क्या आ जाता है, आर्मेचर। ध्यान देंगे हम लोग आर्मेचर कह रहे हैं, क्योंकि डीसी में कभी कभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आता है, उसमें पूछा जाता है कि डीसी में घूमने वाला पार्ट्स क्या होता है। तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि डीसी में घूमने वाला पार्ट्स आर्मेचर होता है, ना कि रोटर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो हाँ, डीसी में ऐसा ही होता है। रोटर घूमने वाले पार्ट्स को कहते हैं, लेकिन डीसी में आर्मेचर घूमता है और उसी पार्ट्स को हम लोग रोटर कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि डीसी मशीन में आर्मेचर घूमता है या रोटर, तो आपको आंसर देना होगा आर्मेचर। यदि आर्मेचर ऑप्शन में नहीं रहता है, तब आप लोग ऑप्शन मारेंगे रोटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कम्यूटेटर। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, मेन पार्ट है, इसके बिना हमारा मशीन अधूरा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर एक ऐसा चीज़ है जो कि एसी करंट को डीसी में बदलता है या फिर डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, ठीक उसके बाद हम लोग के पास इसके आगे आ जाता है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का कार्य क्या है, कार्बन ब्रश हम लोगों को इनपुट, अगर मान लिया जाए हम लोगों को इनपुट देना हो तो कार्बन ब्रश के ज़रिए देते हैं, और आउटपुट लेना हो तो हम लोग कार्बन ब्रश के ज़रिए ही आउटपुट लेते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, हम आपको कुछ पार्ट्स दिखाते हैं जिससे आपको कुछ सहूलियत हो जाए, कुछ आसानी हो जाए, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसके आगे मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ पार्ट्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीसी मशीन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब एक्चुअली आउटर पार्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो इन्हीं पार्ट्स से पूछा जाता है, इन्हीं के अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, यॉक या फिर फ्रेम। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आउटर पार्ट है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यॉक या फिर फ्रेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पतला जैसा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है। और ये जो बीच में ब्लैक जैसा दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट है। और उसके बाद ये जो आपको एक ये दिख रहा है, ये सब पार्ट्स, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। अब ये फील्ड वाइंडिंग किस पे क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे एक ब्लैक कलर का ये ऐसे करके लाइन डाला हुआ है और ये ऐसे करके है। तो ये जो पार्ट है ये हमें फील्ड पोल कहलाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड पोल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्ट्स है फील्ड पोल पर ही कुछ ऐसा निकला हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को देखना है। ये सारा पार्ट्स जितना भी है, शाफ्ट हो गया, आर्मेचर कंडक्टर हो गया, पोल शू हो गया, फ्रेम हो गया या फिर कम्यूटेटर हो गया, ये सारे चीज़ को हम लोग आगे अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि किसका क्या कार्य है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यॉक के बारे में देखते हैं। यॉक जिसे हम लोग बॉडी भी कहते हैं या फिर हम लोग इसे फ्रेम भी कह सकते हैं। तो
यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। यॉक जो है मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात मान लिया जाए कि कोई भी मशीन को किसी भी चीज़ से अगर मान लिया जाए ठोकर लगता है, किसी भी चीज़ से मान लिया जाए कि हम कहीं पर रखे हुए हैं और किसी भी मशीन पर अगर कोई भारी वस्तु गिर जाता है और अगर ये बॉडी नहीं रहता है तो वो क्या होगा, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये बॉडी जो होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रास्ता प्रदान करता है। तो अगर आप कहेंगे कि बिना बॉडी का कोई मशीन हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात मशीन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रदान करेगा तो वो किसके मदद से होता है, वो बॉडी के मदद से होता है। ठीक है। और ये बॉडी किस चीज़ का बना होता है, छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का बना होता है और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का होता है। फिर से देखेंगे ये बॉडी क्या होता है, तो बॉडी हमें मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, बॉडी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने में मदद करती है, और छोटी मशीनों का बॉडी कास्ट आयरन से बना होता है और बड़ी मशीनों का बॉडी कास्ट स्टील से बना होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि बड़ी मशीनों में जो बॉडी बना होता है वो कास्ट स्टील का क्यों बना होता है ना। तो बड़ी मशीनों में इसलिए बना होता है क्योंकि कास्ट स्टील जो है लोहा के मुकाबले बहुत कम उपयोग में आता है। ठीक है। बहुत कम स्टील का ही उपयोग करके हम लोग बड़ी बड़ी मशीनों को बना सकते हैं। ठीक है। मान लिया जाए कि बड़े मशीनों में हम लोग बहुत सारे आयरन का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे लोहा का प्रयोग करेंगे, तो उनका वज़न क्या हो जाएगा, एक तो पहले से ही वो बड़ा मशीन है और उसका वज़न क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और वज़न बड़ा हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे अधिक हो जाएगा, तो अगर मशीन बहुत अधिक बड़ा हो जाए तो उसे लाने ले जाने में क्या होगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी, और जब कठिनाइयाँ होगी तो कॉस्ट तो खुद ब खुद बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बड़े मशीनों में क्या करते हैं, कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कास्ट स्टील का जो है चुंबकशीलता जो है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी भी बहुत अधिक होता है, जबकि कास्ट आयरन में ऐसा नहीं होता है। अर्थात लोहे की तुलना में जो है स्टील का चुंबकशीलता बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। चलिए इसके आगे क्या है, इसके आगे देखना है कि ये बड़ी मशीनों में इस्पात का प्रयोग करते हैं और छोटी मशीनों में आयरन का ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। अब यॉक के बाद हमारे पास क्या आता है, यॉक के बाद हमारे पास पोल आता है। ठीक है। तो पोल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक वाले पोल और एक विद्युत चुंबक वाले पोल। अब ये अस्थायी चुंबक वाले पोल और विद्युत चुंबक वाले पोल क्या है, तो अस्थायी चुंबक वाले पोल उस प्रकार के मशीन में प्रयोग किया जाता है जिसकी दक्षता यानी कि जिसकी इफ़िशियंसी कम होती है। ठीक है। जैसे डायनमो हो गया, या फिर घर में आप लोग देखते होंगे टॉयज़ वगैरह देखते होंगे, उसमें जो प्रयोग किया जाता है, उसमें जो पोल प्रयोग किया जाता है वो अस्थायी टाइप के पोल प्रयोग किए जाते हैं, अस्थायी चुंबकीय पोल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास एक विद्युत चुंबक पोल होता है। विद्युत चुंबक पोल का सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है कि उसका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बदल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बदलने का मतलब कि अगर अभी वो नॉर्थ पोल है, अगर मान लिया जाए कि ये एक मैग्नेट है, ये अभी नॉर्थ पोल है और ये अभी साउथ पोल है। ठीक है। तो हम लोग इसके करंट के डायरेक्शन को बदल के, अर्थात अगर करंट अभी इधर से जा रही है तो हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये जो नॉर्थ पोल है ये हमारे पास साउथ में बदल जाएगा और ये जो साउथ पोल है वो नॉर्थ में बदल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात और इसमें ये क्या है कि ये विद्युत चुंबक का जो है पावर हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद भी
चुंबक के दो प्रकार होते हैं। तो वो दो प्रकार क्या हैं, देखते हैं वो दो प्रकार क्या है। तो पहला पोल हमारे पास क्या है, मोल्डेड पोल। ठीक है, अब ये मोल्डेड पोल क्या होता है, ये जो पोल होता है इसका प्रयोग हम लोग छोटे मशीनों में करते हैं। ठीक है ना, छोटे मशीनों में करते हैं। ये कास्ट आयरन के बने होते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे बॉडी के साथ ही मोल्ड करके बनाया जाता है। अर्थात जो बॉडी होता है ना, तो बॉडी के साथ में ही इसे ढाल दिया जाता है, बॉडी के साथ में ही इसे बना दिया जाता है। और इसमें जो कोर होता है वो क्या होता है, एकदम सॉलिड होता है, अर्थात स्टैम्पिंग क्या हुआ नहीं होता है, अर्थात लेमिनेटेड, एक पतले पतले सीट को कहते हैं हम लोग, स्टैम्पिंग किया हुआ रहता है, तो वो हम लोगों का नहीं किया हुआ रहता है। इस प्रकार का ये एक पोल होता है, इसमें हम लोग ऐसे करके ये जो रहता है, इसमें हम लोग एक बॉडी के साथ ही इसे ढाल दिया जाता है। तो इसमें जो होता है, कोई भी कोर जो होता है वो एकदम सॉलिड होता है, अर्थात स्टैम्पिंग करके कोर नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोल्डेड पोल हो गया। फिर से देखेंगे, मोल्डेड पोल उसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम लोग छोटी मशीनों में करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग छोटी मशीनों में करते हैं। और ये हमारे पास कास्ट आयरन का बना होता है और इसे बॉडी के साथ मोल्ड करके बनाया जाता है। और इसके कोर सॉलिड होते हैं, अर्थात इसके कोर एकदम सॉलिड होते हैं, इसे स्टैम्पिंग करके नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास एक दूसरा पोल है, वो पोल है सुसहित पोल। वो कौन सा पोल है, सुसहित लेमिनेटेड पोल। ध्यान देंगे, वो लेमिनेटेड नहीं था, वो लेमिनेटेड पोल नहीं था, वो हार्ड था, वो काफ़ी हार्ड था। और ये लेमिनेटेड पोल है, इसे स्टैम्पिंग करके बनाया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग बड़ी मशीनों में करते हैं। और ये किस चीज़ का बना होता है, कास्ट स्टील या एनेल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो ये पोल हमारे पास किस चीज़ के बने होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में आपका कि ये सुसहित लेमिनेटेड पोल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो हम लोग आंसर देंगे कि कास्ट स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, कास्ट स्टील का या फिर एनेल्ड स्टील का बना होता है। और इसे जो है बॉडी में नट बोल्ट के साथ कसा जाता है। इसे जो है बॉडी में नट बोल्ट के साथ कस दिया जाता है, एक होल किया जाता है और होल के साथ नट बोल्ट से कस दिया जाता है बॉडी के साथ में। जबकि उस पोल को हम लोग क्या करते थे, बॉडी के साथ ही ढालते थे। और इसका प्रयोग हम लोग कौन से मशीनों में करते हैं, अधिक इफिशियंसी वाले में, और इसे हम लोग बड़े मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पोल के आगे जो एक शू टाइप का बना होता है उसे हम लोग पोल शू क्यों कहते हैं, यानी कि इस प्रकार का जो एक बना होता है उसे हम लोग पोल शू क्यों कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक जूते टाइप का शेप है, शू टाइप का शेप है, इसलिए हम लोग इसे शू कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पोल का आगे का भाग शू की तरह होता है, जिसका क्षेत्रफल पोल से 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोल शू होते हैं उसका क्षेत्रफल हमने क्या बताया कि ये जो पोल होते हैं, जो कि मेन पोल होते हैं, उससे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। अगर ये पोल का क्षेत्रफल जितना भी है उससे हम लोगों का ये शू का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, और शू की तरह इसलिए इसका जो ढांचा होता है शू की तरह क्यों होता है, शू की तरह इसलिए होता है क्योंकि इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसके ज़रिए जो है मैग्नेटिक फील्ड का फैलाव अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तथा अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह से इधर उधर ना जाए और सही तरीके से हमारे उपयोग में हो जाए। अर्थात देखेंगे, मान लिया जाए कि जैसे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रोटर है और ये हमारे पास क्या है, पोल है। देखिए ये हमारे पास पोल है। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, और ये हमारे पास पोल है। मान लिया जाए कि इस दोनों के बीच में बहुत सारा गैप हो और ये शू जो है ऐसे ना हो करके ये सीधा रहे, तो क्या हो जाएगा
कि ऐसे ना रह करके ये सीधा रहे, तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गैप हमारे पास अधिक हो जाएगा। और जब गैप अधिक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये ऐसे करके तैयार होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके तैयार होता है। तो जब ये अगर मान लिया जाए कि नहीं रहे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम लोगों का थोड़ा सा इधर से लीक करने लगेगा, अर्थात ये जो पोल है हमारे पास इसके बीच से घुस करके लीक होने लगेगा, और जो हम लोगों के लिए सही नहीं हो सकेगा। इसलिए हम लोगों का जो पोल का सू होता है वो पोल से 2 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए पोल कम से कम, एक मशीन में जो पोल होते हैं वो कम से कम कितने होते हैं, तो एक मशीन में कम से कम मिनिमम पोल हमारे पास 2 होगा और मैक्सिमम पोल कितना होगा, 8 होगा। जनरली हम लोग 4 पोल ही यूज़ करते हैं, यानी कि पोल जो भी होगा मशीन में वो 2 का गुणज होगा, यानी कि पोल कितना होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास पोल की कुछ बातें हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो हमारे पोल पर किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पोल पर किए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया। ठीक है ना, तो एक कारण ये जो सू है हमारे पास, ये सू बड़ा होने का एक रीज़न और है, ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है ना, ये फील्ड वाइंडिंग इसी सू के ऊपर ही टिका होता है। मान लिया जाए कि ये सीधा हो जाए तो क्या होगा, ये फील्ड वाइंडिंग ये इस पर नहीं टिक पाएगा, बार बार नीचे चला आएगा। ठीक है ना, तो फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं वो पोल के ऊपर किए जाते हैं, यानी कि जो पोल होते हैं उसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है, उसी के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, तो उसे हम लोग पोल फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास पोल फील्ड वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली क्या हमारे पास पोल फील्ड वाइंडिंग हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक सीरीज फील्ड होते हैं, एक शंट फील्ड होते हैं और एक कंपाउंड वाइंडिंग होते हैं। ठीक है, कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग होते हैं। अब इस तीनों में अंतर क्या है, तो इस तीनों में अंतर ये है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो मोटे तार का बना होता है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार का। ठीक है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग अगर मोटे तार का बना होता है तो उसमें लपेट की संख्या क्या होती है, वो कम होती है, और शंट फील्ड वाइंडिंग में लपेट की संख्या अधिक होती है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कॉइल का लपेट कम हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में उसी प्रकार से अगर अधिक लपेट है तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, और जब कम रेजिस्टेंस है तो उसका टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा, और अगर रेजिस्टेंस अधिक है तो उसका टॉर्क क्या होगा, वो एक नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और कम रहेगा, उसको ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे। आप लोग देखे ही होंगे कि जैसे रोड पर चलते हैं तो रोड पर कहीं आपको जाना होता है तो अधिक से अधिक स्टॉपर होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, बार बार बाइक से या साइकिल से आप लोगों को ब्रेक बार बार लेना पड़ता है। और मान लिया जाए कि एक स्टॉपर नहीं रहे तो आप लोग एकदम फ्लो में चलते चलेंगे, तो मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम है, तो स्वाभाविक सी बात है टॉर्क हमारे पास क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड वाइंडिंग जो होता है, कंपाउंड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों को मिला करके ही बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज इस डीसी मशीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की है, इसका क्या वर्क है इसके बारे में जानकारी हासिल की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है और इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जानकारी प्राप्त हो रही है और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है और जो अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।